नमस्ते बच्चों। कल अपने टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में जानकारी लेने के बाद मैंने कहा था कल अपने टॉपिक पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें मैंने कल भी बताया था ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये डी और एफ ब्लॉक की डीपली जो टॉपिक है उसका एक्सप्लेनेशन इसी के आधार पे होगा। इसके अलावा जो बहुत सारी बेसिक बातें हैं जो इस पर डिपेंड करती है। कक्षा 7 से पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 7 में आई, 8 में आई, 10 में आई, उस समय तक इसका नाम था सक्रियता श्रेणी। अब सक्रियता श्रेणी से कक्षा 11 में और 12 में दोबारा आ गई और इसका नाम रख दिया गया विद्युत रासायनिक श्रेणी। और इसमें तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अब अपने जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया है, क्योंकि पहले एनसीईआरटी बुक में ये बढ़ता क्रम था। आज के दिन आप एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे तो तत्वों को उनके इलेक्ट्रोड विभव के घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा और याद रखना, इसे याद करने की ज़रूरत भी नहीं होती। परंतु आजकल नीट का एग्ज़ाम है, AIEEE का एग्ज़ाम है, उसमें ये क्वेश्चन आते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो अपने को करने हैं। अब ये धातुओं के लिए मैंने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई है और उनमें तत्वों को मैंने मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया है। अब धातुओं के लिए एक ट्रिक है, ले के बारात का ना मजे से, Al का मतलब आला, Mn2 पॉजिटिव Zn 2 पॉजिटिव Zn, मंजन Cr3 पॉजिटिव Cr करके, Fe का मतलब फेंक दो, FeCd कैडमियम और आयरन दोनों को मिला के बोला है फेंक दो। CO2 पॉजिटिव, यहाँ पे बीच में लिए जगह कम थी, CO2 पॉजिटिव CO के लिए कोई, Ni के लिए निकिल के लिए नहीं, Pb का मतलब प्रभु है। और लास्ट में 4 धातु है जिनका मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 से ज़्यादा है, उसमें कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। इसमें इनका मानक इलेक्ट्रोड विभव का बढ़ता क्रम है। इसमें आपको इनके पहले लेटर देखो, CHAA 6 बन गया, उसमें पहले और चौथे में UU, बीच वाले में GG। ये तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में मैंने व्यवस्थित किया है। अब बात आती है, ये विद्युत रासायनिक श्रेणी है, आपने लिख दिया। इसमें तत्वों के मान भी आपको याद हो जाते हैं कुछ तत्वों के, जैसे इसका मान माइनस का 0.76, ठीक है, आयरन का माइनस का 0.44 वोल्ट, मरकरी का 0.79, इसका 0.80, कॉपर का अपने कल परसों याद किया था 0.334। ये इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव है। यहाँ पर तत्वों के अपने मानक इलेक्ट्रोड विभव देखते हैं तो यहाँ पे 2 बातें निकल के आती है। पहली बात कि जो तत्वों का जैसे जैसे मानक इलेक्ट्रोड विभव बढ़ता है, धातुओं की बात करें तो उनकी ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है। कौन सी क्षमता बढ़ती है? ऑक्सीकारक क्षमता का क्रम, ऑक्सीकारक गुणधर्म बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे जैसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होता है, तत्वों का अपचायक गुणधर्म, कौन सा? अपचायक गुणधर्म बढ़ता है। अब बात आती है कि ऑक्सीकारक क्या होता है। जो दूसरे का ऑक्सीकरण करता है खुद क्या होता है? अपचयित होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब कौन सा गुणधर्म है? अपचयित होने की प्रवृत्ति। और यहाँ पे कौन सी प्रवृत्ति आएगी? ऑक्सीकारकृत होने की प्रवृत्ति। अब याद रखना, कोई भी गैल्वेनिक सेल हो उसमें एनोड कौन होगा, कैथोड कौन होगा। यदि आपके ये विद्युत रासायनिक श्रेणी डायरेक्ट याद है और सेल अभिक्रिय दिमाग में है तो आप पता चल जाएगा, जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होता है वो एनोड का काम करता है, जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव ज़्यादा होता है वो कैथोड का काम करता है। जैसे डैनियल सेल कल परसों कराया था, उसमें कॉपर इलेक्ट्रोड किसका काम करता है? कैथोड का। और जिंक इलेक्ट्रोड किसका काम करता है? एनोड का।
फिर मैंने इलेक्ट्रोड विवो में एक निकिल और सिल्वर इलेक्ट्रोड का एग्जांपल बताया था, उसमें भी आपने देखा कि निकिल इलेक्ट्रोड है, उसका मानक इलेक्ट्रोड विवो ये रहा, माइनस का 0.25 वोल्ट होता है, और सिल्वर इलेक्ट्रोड जिसका मानक इलेक्ट्रोड विवो कितना होता है 0.80। जिसका मानक इलेक्ट्रोड विवो ज़्यादा है वो कैथोड का काम करेगा, जिसका मानक इलेक्ट्रोड विवो कम है वो किसका काम करेगा, एनोड का। पहला एप्लीकेशन, कोई भी गैल्वेनिक सेल में कम इलेक्ट्रोड विवो वाला इलेक्ट्रोड किसका काम करता है, एनोड का। वह ज़्यादा इलेक्ट्रोड विवो वाला इलेक्ट्रोड किसका काम करता है, कैथोड का काम करता है या कैथोड का कार्य करता है। पहली बात। नंबर 2, वे धातुएं जिनका मानक इलेक्ट्रोड विवो, इंपॉर्टेंट बात ये देखो, ये रहा, इसका मानक इलेक्ट्रोड विवो कितना है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का 0। वे धातुएं जिनका मानक इलेक्ट्रोड विवो 0 से कम होता है, ये सारी की सारी ऊपर वाली धातुएं, वह सभी की सभी अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी, हो सकता है ज़्यादा मात्रा में करे या कम मात्रा में, इसका कोई मैटर नहीं है। मैटर ये है जिन धातुओं का मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 0 से कम होता है वे सभी की सभी अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। नंबर 2, 0 से कम मानक इलेक्ट्रोड विभव, कम मानक इलेक्ट्रोड विभव वाली धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। अब इसमें एक चीज आती है, चलो आपको मैंने बता दी। कॉपर है वो नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है, जबकि इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है 0.34 वोल्ट, इट्स मीन 0 से ज़्यादा। हाँ, ये निश्चित है कि कॉपर नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है, परंतु हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता। नाइट्रिक अम्ल में HNO3 में जो नाइट्रेट आयन है वो अम्लीय माध्यम में कॉपर को कॉपर 2 पॉजिटिव में ऑक्सीकृत कर देते हैं, क्योंकि ये नाइट्रेट आयन है अम्लीय माध्यम में किसका कार्य करते हैं, ऑक्सीकारक का। मतलब नाइट्रिक अम्ल में कौन से गुणधर्म होते हैं, ऑक्सीकारक गुणधर्म। ये नाइट्रेट आयन है ना, अम्लीय माध्यम में कॉपर आयन को कॉपर 2 पॉजिटिव आयन में ऑक्सीकृत कर देता है। तो कई बार ये पूछ लेते हैं कि टॉपिक तो ये कहा जाता है कि वे धातुएं जिनका मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 0 से कम होता है वे सभी की सभी क्या करती है, अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। फिर कॉपर कैसे कर रहा है, क्रिया करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। यहाँ पर कॉपर आयन है, कॉपर है सॉरी, वो नाइट्रिक अम्ल है। कॉपर किस में ऑक्सीकृत होता है, कॉपर आयन में। किसके द्वारा, अम्लीय माध्यम में नाइट्रेट आयन के द्वारा। ये ऑक्सीकारक का गुणधर्म रखता है। और ये नाइट्रेट आयन हो सकता है NO2 में अपचयित हो जाए, हो सकता है NO में, वो डिपेंड करता है ये नाइट्रिक अम्ल आपने लिया क्या है, तनु नाइट्रिक अम्ल लिया है या सांद्र नाइट्रिक अम्ल। इसकी चर्चा बाद में करेंगे। देखो यहाँ पे कॉपर आयन में ऑक्सीकृत हो गया। ऑक्सीकरण देखो, कॉपर पे कोई आवेश नहीं, ऑक्सीकरण कितना 0 है, इसका कितना +2। नाइट्रेट आयन का अलग से ऑक्सीकरण निकालेंगे, निकाल के देखो क्या मानोगे, X 3 ऑक्सीजन पे कितना होगा, 1 ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण होता है -2 बराबर -1, 3 दूनी 6, -6, साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा +6,
प्लस का 6 माइनस का 1 बराबर प्लस का 5। इसका ऑक्सीकरण +5 है और इसका निकाल के देखोगे तो कितना आएगा +4। कैसे निकाल के देख लो। नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण 0 सॉरी x मान लिया, 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन पर कितना आवेश होता है -2, इस पर कोई आवेश नहीं, बराबर क्या लिखेंगे 0, x = +4। देखो +5 से +4 ऑक्सीकरण अंक में कमी आई है, क्या हुआ है अपचयन। ये तो हो गया ऑक्सीकृत और ये क्या हो गया अपचयित। अब मेन बात है ऑक्सीकरण अंक कितना कम हुआ है 1, बड़ा कितना है 0 से 2, 2 बड़ा है। बराबर करने के लिए इसको कितने से गुणा करेंगे 2 से। अब अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया होती है तो एक विशेष बात आती है, समीकरण के जिस साइड में ऑक्सीजन कम होते हैं वहां पे H2 लिखा जाता है। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यहां पे क्या लिखोगे 2H2, 2 ऑक्सीजन की पूर्ति हो गई। और जिस साइड में हाइड्रोजन कम होते हैं वहां पे H लिखे जाते हैं। कितने हाइड्रोजन है 2 दूनी 4, यहां पे कोई नहीं है तो यहां पे क्या लिखोगे 4H। ये पी ब्लॉक में काम आएगा। यहां पर कॉपर आयन में ऑक्सीकृत हुआ है नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके, परंतु ये क्रिया तो करता है, परंतु ये क्रिया किसके कारण करता है, नाइट्रिक अम्ल में खुद में ऑक्सीकारक गुणधर्म होते हैं। इसके अलावा अम्ल जैसे आपने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया, एसिटिक अम्ल ले लिया, इसके साथ कॉपर क्रिया नहीं करता। सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया, क्रिया नहीं करता। हाँ याद रखना, सांद्र व गर्म सल्फ्यूरिक अम्ल में भी ऑक्सीकारक गुणधर्म होते हैं। उस कंडीशन में कॉपर उससे क्रिया करता है। गौर करना, सांद्र व गर्म H2SO4 में भी ऑक्सीकारक गुणधर्म होते हैं। इसके अलावा सामान्य अम्ल है वो कॉपर से क्रिया नहीं करते। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अपने टॉपिक तो ये था, वे धातुएं जिनका मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 से क्या होता है कम होता है, वे सभी की सभी अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। बात फिर मैटर आया कॉपर पे कि कॉपर भी नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है। कौन नहीं कहता नहीं करता, करता है, निश्चित रूप से करता है, परंतु वो क्या होता है नाइट्रिक अम्ल में ऑक्सीकारक गुणधर्म होते हैं। जो नाइट्रिक अम्ल क्या करता है कॉपर को कॉपर आयन में ऑक्सीकृत कर देता है। इसकी चर्चा पी ब्लॉक में की जाएगी। दोबारा स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया। यहां पर याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि कोई भी गैल्वेनिक सेल हो, उसमें जिस इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होगा वो एनोड का, और जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव ज़्यादा होगा वो किसका काम करेगा कैथोड का। स्क्रीनशॉट लो, आगे देखेंगे। अभी आपको मैंने बताया था विद्युत रासायनिक श्रेणी, वही चल रही है। विद्युत रासायनिक श्रेणी बना ली अपने। इसमें तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते या घटते क्रम में, देखो के की दाबे से बढ़ते क्रम में, के की दाबे से घटते क्रम में दर्शाती है। क्रम होना चाहिए, आरोही हो चाहिए अवरोही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी क्या कहलाती है, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। अब बात ये आती है, विद्युत रासायनिक श्रेणी तो हो गई। अब बात ये आती है कि मैंने आपको बताया था, 2 एप्लीकेशन बता चुका हूँ कि पहली एप्लीकेशन कि कोई भी गैल्वेनिक सेल में कम इलेक्ट्रोड विभव वाला इलेक्ट्रोड किसका काम करेगा एनोड का, ज़्यादा मानक इलेक्ट्रोड विभव वाला इलेक्ट्रोड किसका काम करेगा कैथोड का। दूसरी वे धातुएं जिनका मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 से क्या होता है कम होता है, वे सभी की सभी अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करती है हाइड्रोजन गैस। नंबर 3 छोटी क्लास में आया है, यह पढ़ा था 7वीं क्लास से एक्टिविटी आती है, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील या
आयरन की छड़ डालते हैं तो आयरन क्या करता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है और क्या बना लेता है, आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट या आयरन 2 सल्फेट प्लस में कॉपर, आयरन 2 सल्फेट या इसका नाम है फेरस सल्फेट। अब क्या बात है कि आयरन इस कॉपर को विस्थापित करता है। छोटी क्लास में ये आया है कि ज़्यादा क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। अब कौन सी धातु ज़्यादा क्रियाशील होगी, वह धातु जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होता है वो क्या होती है, ज़्यादा क्रियाशील होती है। ठीक है, अब एक कंसेप्ट है ज़्यादा क्रियाशील धातु कौन सी होगी, कम में मानक इलेक्ट्रोड विभव वाली धातु, जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या हो, कम हो। वो धातु क्या होगी, ज्यादा क्रियाशील। कम क्रियाशील धातु, अब कम क्रियाशील धातु कौन सी होगी, वह कंपेटिटिव धातु जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या हो, ज्यादा हो। ज्यादा मानक इलेक्ट्रोड विभव वाली धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। जैसे एक उदाहरण ये देखा, आयरन का मानक इलेक्ट्रोड लेके बारात का ना मजे से आला रे मंजन करके फेंक दो, कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं है, कोई नहीं प्रभु है। फिर बाद में क्या आता, अच्छा दोबारा देख लो, लेके बारात का ना मजे से आला रे मंजन करके फेंक दो, कोई नहीं प्रभु है। फिर आता छापा, सी यू बाद में आता है और इसका मान क्या होता है, शून्य से ज़्यादा, इसका मान क्या होता है, शून्य से कम। आगे इसी प्रकार आयरन सल्फेट ले लें और इसकी क्रिया जिंक से करा दें। तो मैंने जो विद्युत रासायनिक श्रेणी कराई थी उसमें मैंने कौन सा क्रम कराया है, बढ़ता क्रम। उसमें देखो जिंक ऊपर आता है, जिंक ऊपर आता है मतलब इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, कम, और इसका क्या होता है, ज़्यादा। और ये इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कम है तो ये क्या है, ज़्यादा क्रियाशील धातु है। ये आयरन सल्फेट से जिंक क्या कर देगी, इसे विस्थापित कर देगी और क्या बना लेगी, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बना लेगी और आयरन को क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी। उसी प्रकार क्या आप तांबे के बर्तन में सिल्वर के लवण रख सकते हो क्या, तांबे का बर्तन मतलब कॉपर, सिल्वर का यौगिक जैसे सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर, कॉपर देखो किससे ऊपर आता, छा सी कॉपर, फिर Hg, फिर आता है Ag, फिर गोल्ड आता है। तो ये ज़्यादा क्रियाशील है, ये क्या है, कम क्रियाशील। और ज़्यादा क्रियाशील क्या करेगी, कम क्रियाशील को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देगी और ये क्या बना लेगी, क्यूप्रिक नाइट्रेट बना लेगी 0 से +2, और चांदी को क्या कर देगी, मुक्त कर देगी। इसका विलयन का रंग रंगहीन होता है और क्यूप्रिक नाइट्रेट क्या होता है, नीले रंग का होता है। धीरे धीरे इसका कौन सा रंग आ जाएगा, नीला रंग। अब बोलो कोई दिक्कत। अब मेन बात आती है, एक तो बात ये आ गई कंसेप्ट। इसी में एक बात और देखेंगे, धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम। धातुओं का मानक इलेक्ट्रोड विभव घटने के साथ साथ उसकी क्रियाशीलता बढ़ती जाती है। क्रियाशीलता बढ़ती क्यों है, धातुओं की मेन प्रवृत्ति क्या होती है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धातु आयन में आने की। और इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण, और जिसमें ऑक्सीकरण होगा उसका क्या होगा, जिसका ऑक्सीकरण होगा वो किसका काम करेगा, अपचायक का। और मैंने यही तो बताया था, लिथियम प्रबल अपचायक था, ऐसे कराया था। विद्युत रासायनिक श्रेणी गौर करो, पहले पिछले पेज में की अपने, उसमें आपने देखा कि जिंक सबसे ऊपर था और जलीय विलयन में लिथियम सबसे प्रबल अपचायक धातु होती है।
आगे समझ में मेन बात है धातुओं की क्रियाशीलता। धातुओं का मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव घटने के साथ उनकी क्रियाशीलता, क्रियाशीलता का मतलब अपचायक गुण, या आप ये कह सकते हो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति मतलब ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति। जो ऑक्सीकृत होगा वो क्या होगा? अपचायक होगा। बढ़ती है। और अधातु में उल्टा होता है। जैसे जैसे अधातुओं का मानक इलेक्ट्रोड विभव बढ़ेगा उसकी क्रियाशीलता बढ़ेगी। और ये सारा किस में होता है? जलीय विलयन में। किस में करेंगे? अपने जलीय विलयन में। और अधातुओं का मानक इलेक्ट्रोड विभव बढ़ने के साथ अधातु की क्या प्रवृत्ति होती है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की या इलेक्ट्रॉनों का साझा करने की। यहाँ पे अपने क्रियाशीलता में ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन त्यागने की, सॉरी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। तो अधातुओं का मानक इलेक्ट्रोड विभव बढ़ने के साथ साथ उनकी क्रियाशीलता, धातुओं की तो घटती है और इनकी बढ़ती है। मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। इतना तो आ गया। अब ये विद्युत रासायनिक श्रेणी आ गई। अब इसके बाद आएगी नैनस्ट इक्वेशन। ये पढ़ेंगे अपने। नैनस्ट ने ऊष्मागतिकी के आधार पर किसी भी परिस्थिति में सेल का विद्युत वाहक बल किस प्रकार ज्ञात करते हैं इसके लिए समीकरण दी थी। उसका अपने अध्ययन करेंगे। जब ये नैनस्ट समीकरण आ जाएगी उसके पश्चात विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग काम आएंगे। जैसे कोई भी विलयन है उसकी पीएच ज्ञात करना, कोई भी सेल है उसका विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। उसमें अपने को दो चीज़ों का ज्ञान होना ज़रूरी है। मैंने एक बात इंपॉर्टेंट पहले बता दी कि कोई भी गैल्वेनिक सेल में सेल अभिक्रिया होती है। जिसका ऑक्सीकरण होगा वो किसका काम करेगा? एनोड का। जिसका अपचयन होगा वो किसका काम करेगा? कैथोड का। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बार बार बता रहा हूँ, याद रखनी। अब अपने टॉपिक आएगा नैनस्ट इक्वेशन जो इसके जस्ट बाद पढ़ेंगे। ओके।